नमस्ते बच्चों हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे हैं, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखा है कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। नंबर 2 क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड। नंबर 3 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस पानी। बच्चों ये जो नंबर 1 पर मैंने समीकरण लिखा है, इस अभिक्रिया में कॉपर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में कॉपर को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है। ये देखिए आप, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। सेकंड में क्लोरीन को हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है, यानी कि क्लोरीन को हाइड्रोजन मिल रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। नंबर 3 जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें आप देखिए 2 अभिकारक हैं हमारे पास। उनमें से एक अभिकारक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है और दूसरे अभिकारक के साथ यहां देखिए आप ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी एक अभिकारक को ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और दूसरे को फायदा हो रहा है। तो बच्चों इसी आधार पर, ऑक्सीजन के लाभ और हानि के आधार पर हम अब कुछ और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी तत्व को, अभिकारक को ऑक्सीजन का लाभ यदि होता है तो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन। ये देखिए आप, यहां कॉपर को ऑक्सीजन का लाभ हुआ तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? उपचयन। उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरे में इसे हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसके साथ, इसका नाम है अपचयन। अपचयन, रिडक्शन, इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और इसे क्या कहेंगे बच्चों? रिडक्शन या अपचयन। अब तीसरी देखिए आप, इसमें एक को ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीजन की हानि हो रही है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है वो हट गया, ये देखिए आप, कॉपर रह गया। तो इस प्रकार से हम यहां ये कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, ये देखिए आप, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन का लाभ हुआ, तो इस प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही अभिक्रिया के अंदर हो रही हैं, दोनों अभिक्रियाएं। तो इस प्रकार से जब दोनों ये अभिक्रियाएं, अपचयन और उपचयन, दोनों एक ही रासायनिक अभिक्रिया में साथ साथ होती हैं, तब हम उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो बच्चों हम एक बार पुनः दोहराते हैं कि उपचयन मतलब ऑक्सीजन का लाभ या हाइड्रोजन की हानि भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरा है अपचयन, हाइड्रोजन का लाभ या ऑक्सीजन की हानि। और जहां ये दोनों चीजें एक ही रासायनिक अभिक्रिया में आपको देखने को मिलती हैं, तब उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये 3 जो प्रकार हैं, ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। बच्चों अपने दैनिक जीवन में उपचयन के यानी ऑक्सीडेशन के हमें बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमने नया घर बनाया और जो मेन गेट है, बहुत विशाल मेन गेट लोहे का बनवा करके लगाया, बहुत सुंदर बड़ा। लेकिन ये क्या, कुछ महीनों के बाद हमने देखा कि
वो जो गेट था उसका जो रंग रूप था वो थोड़ा मटमैला हो गया। जो चमक थी उस गेट में वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब ये क्या है बच्चों? आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा ऐसे बहुत सारे उदाहरण, जब हम कोई धातु की वस्तु बाजार से जब लेकर के आते हैं तो उसमें एक विशेष चमक होती है, लेकिन कुछ समय के बाद जो वो चमक है वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। तो आओ इसका पता लगाएं। बच्चों, ये जो क्रिया है जो मैंने अभी आपको बताई, जिसमें धातु की चमक जो है वो धीरे धीरे कम होते होते लुप्त हो जाती है, बच्चों इसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण या कोरोजन, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जंग लगना। हम देखते हैं कि लोहे की कोई चीज हम बाजार से लेकर के आए, उसमें एक विशेष चमक है, हमने उसे रख दिया, उसके ऊपर धूप भी आई, उसके ऊपर छाया भी आई, उसको पानी भी लग गया, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत सी हमें नजर आने लगती है। और जो एल्यूमिनियम धातु की चीजें होती हैं वो कुछ समय के बाद काली पड़ने लगती हैं। जो तांबे की चीजें होती हैं उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की परत आपको नजर आती है। तो बच्चों ये क्या है? जंग लगने का मतलब लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की भूरे रंग की परत का चढ़ना ही नहीं, इसके हम अन्य धातुओं के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम की कोई धातु की वस्तु है वो काली पड़ गई है, या तांबे की वस्तु जो है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का आपको नजर आने लग गया है, तो ये सब संक्षारण के उदाहरण हैं। जो धातुएं हम अपनी चमक खो देती हैं वायुमंडल के प्रभाव से, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। तो बच्चों, विशेष रूप से संक्षारण जो है वो होता क्यों है? वायुमंडल का प्रभाव धातु के ऊपर क्यों हो जाता है? तो उसका कारण क्या है बच्चों? कि जो धातु है, मान लीजिए लोहे की धातु है, इसका हमने जैसा अभी बताया मैंने कि हमने घर का गेट जो है वो लोहे का गेट बनवाया, तो मान लीजिए वो लोहा है, ये है आयरन है, और अब गेट क्योंकि वायु के संपर्क में आ रहा है, वायुमंडल के प्रभाव में वो आ रहा है, तो जो वायु में जो नमी है, जो अम्ल होते हैं, उनसे उसकी क्रिया होती रहती है धातु की, और उससे यौगिक बनते हैं। ये देखिए आप, पानी या नमी के रूप में, गैस के रूप में होता है, तो यहां पर Fe3O4 ये यौगिक बन जाता है, फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। इस प्रकार से अब ये धातु की वस्तु थी हमारे पास, लेकिन कुछ समय के बाद वायुमंडल के प्रभाव के कारण अब ये नहीं रहा, उसके ऊपर हमें इसकी परत नजर आने लगी ब्राउन कलर की। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी धातु की जो वस्तु थी वो अपनी चमक भी खो देगी, और धीरे धीरे जो उसकी मजबूती है वो भी खत्म होती चली जाएगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम धातु की वस्तुएं एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत आ जाती है उसके ऊपर, एल्यूमिनियम के बर्तन के ऊपर, तो ब्लैक कलर की होती है। और इसी प्रकार से जो तांबे की वस्तुएं हैं उनके ऊपर भी जो ग्रीन कलर की परत आती है वो कॉपर ऑक्साइड की हो जाती है। तो इस प्रकार से जो धातु की वस्तुएं हैं वो संक्षारित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्रिया किससे होती है? विशेष रूप से ऑक्सीजन से, जो वायु में नमी है उससे, और जो वायु में ऑक्सीजन है विशेष रूप से, यानी उपचयन होता है वहां पर, धातु का उपचयन। संक्षारण क्या है? वो उपचयन अभिक्रिया ही है। तो इसको बचाने के लिए आपको पता ही है कि अगर हमें जंग से बचाना है किसी भी अपनी धातु की वस्तु को, तो उसके लिए हम पेंट करते हैं या उसके ऊपर तेल या ग्रीस लगाते हैं, तो हम उसका संपर्क जो है धातु का वो वायु से काट देते हैं, यानी जो उपचयन अभिक्रिया है उसको हम रोक देते हैं, तो जो हमारी धातु की वस्तु है वो सुरक्षित रह जाती है। तो बच्चों ये था संक्षारण, यानी उपचयन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण है ये। उसके बाद बच्चों उपचयन का एक और उदाहरण है कि आपने नोटिस किया होगा कि कई बार जो हमारे
खाद्य पदार्थ, तैलीय खाद्य पदार्थ जिनमें वसा होती है, कुछ समय के बाद वो अपना स्वाद भी बदल देते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार की गंध भी आने लगती है। जो हम पैकिंग वाले खाद्य पदार्थ लेकर के आते हैं, तैलीय खाद्य पदार्थ, ऑयली, जैसे मान लीजिए आपकी चिप्स आती हैं पैकेट्स में, तो वो यदि हम उसको थोड़ा खोल दें, उसको हवा के संपर्क में यदि वो हमारा खाद्य पदार्थ आ जाता है, तो वो अपनी वो जो उसकी वास्तविक गंध थी या जो उसका वास्तविक स्वाद था वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसे बच्चों हम कहते हैं विकृत गंधिता, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। ये भी उपचयन अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है कि वो जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाता है, तो जो उसका वास्तविक स्वाद और गंध है वो बदल जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, खाद्य पदार्थ का उपचयन हो जाता है। अब उसको हम रोके कैसे? उसको रोकने के लिए बच्चों, जो खाद्य पदार्थ है हमारा, वो पैक करते समय हम उसमें एक ऐसा कुछ यौगिक, कोई तत्व या कुछ ऐसा मिला देते हैं पदार्थ जो इस उपचयन अभिक्रिया को रोक देता है। जैसे कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बच्चों, चिप्स के साथ उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, प्रतिऑक्सीकारक का। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट या हम इसको क्या कहते हैं, प्रति ऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक का उदाहरण क्या है बच्चों? नाइट्रोजन गैस जो खाद्य पदार्थों के जो पैकेट्स हैं उसमें भरी जाती है। ये गैस उपचयन अभिक्रिया को रोक देती है, क्योंकि हमारा खाद्य पदार्थ उपचयन अभिक्रिया के कारण ही अपना स्वाद बदल देता है, उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया का नाम है विकृत गंधिता। तो बच्चों, आज हमने जाना कि उपचयन क्या है, अपचयन क्या है और रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और हमारे दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रिया है वो हमें कहां देखने को मिलती है। वो बच्चों हमें संक्षारण के रूप में देखने को मिलती है और विकृत गंधिता के रूप में देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।